सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल उसमें शिक्षा का स्तर बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा ऑनलाइन पढ़ाई जो स्टार्ट हुई है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शुरू से एक ही फंडा जो अपने आप की बच्चा बड़ा होकर गवर्नमेंट जॉब करेगा। अब उसका इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट जॉब की तरफ, ये उनको नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग से उसके ऊपर यही थोप दिया जाता है। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति? नमस्कार, मैं हूँ पारस दीक्षित और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। हमारे देश में आज भी शिक्षा में असमानता देखने को मिलती है, पर इसके मुख्य कारण क्या है? शिक्षा में असमानता विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज में कार्यरत संयुक्त शिक्षा निदेशक अर्थ शिक्षा निदेशालय से महेंद्र कुमार सिंह जी। महेंद्र कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द गली मोहल्ला शो में। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे देश में जो शिक्षा में असमानता फैली हुई है उसके मुख्य कारण क्या है? देखिए, मैं तो इन सारी चीज़ों के लिए एक चीज़ जोड़ के चलता हूँ। मौलिक चीज़ आ जाती है व्यक्ति की सोच, और उसमें कहीं तो आर्थिक कारण भी हैं और सामाजिक कारण भी हैं। हम लोग अगर पहले की व्यवस्था पे बात करें तो कहीं प्रतिबंधात्मक भी किया गया था कि कौन वर्ण का बच्चा किस आयु से शिक्षा प्राप्त करेगा। और लेकिन ये सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं, और समाप्त होने जब से हमारा स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय संविधान लागू हुआ है उसमें ये सारी चीज़ों को समाप्त करके लिए सबके दे दिया गया है। लेकिन जहाँ तक असमानता की बात उठती है तो जो सामाजिक बैरियर है, और शिक्षा को हम लोग कहते हैं ना कि जनरेशनल इफेक्ट कहा जाता है, कि आप प्रथम जनरेशन के लर्नर हैं या द्वितीय जनरेशन के लर्नर हैं या तृतीय के हैं। और प्रथम द्वितीय तृतीय का तात्पर्य सिर्फ ये होता है कि क्या आपके पिता शिक्षित थे, आपके बाबा शिक्षित थे, आपके परबाबा शिक्षित, तो वो उसी प्रथम द्वितीय तृतीय में चला जाता है। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें भी सामान्य रूप से आपकी सोच को और शिक्षा के प्रति आपके महत्व को प्रभावित करती हैं। तो मौलिक रूप से मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा के लिए व्यक्ति की सोच ज़्यादा प्रभावी है, और कहीं न कहीं कहते हैं ना गरीबी भी प्रभावित करती है। लेकिन गरीबी के अतिरिक्त यहाँ मानसिक गरीबी भी मैं शब्द इस्तेमाल करूँगा, कि धन होने के उपरांत भी बहुत सारे लोग शिक्षा पे व्यय नहीं करना चाहते। शिक्षा केवल यही नहीं है कि शिक्षा के माध्यम से हम धनार्जन के लिए शिक्षा प्राप्त की जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर कहा जाए तो हम लोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि जो पशु किंगडम है या एनिमल किंगडम जिसको हम लोग कहते हैं, उसी के अंतर्गत सभी आते हैं। और मानव को मानव बनने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा, बिना शिक्षा के व्यक्ति मानव नहीं बन पाता। इसके लिए आवश्यक है कि वो गुरु के पास जाए और गुरु से शिक्षा प्राप्त करे, अच्छी शिक्षा। और शिक्षा की परिभाषा तो बहुत व्यापक हो जाती है। केवल आपने एक डिग्री ले ली है तो आप शिक्षित नहीं कहलाएंगे। आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया है, जब तक आपकी शिक्षा सकारात्मकता ना हो, उसमें पॉजिटिविटी ना हो, है ना। जैसे आज की डेट में हम लोग देखते भी हैं, अगर हम नेगेटिविटी की बात करें कि शिक्षा प्राप्त करके बहुत सारे शिक्षित लोग जो हैं वो पता चला आतंकवाद की श्रेणी में चले जा रहे हैं। तो कौन सी शिक्षा? शिक्षित वो भी हैं, लेकिन वो शिक्षा कौन सी? वो नकारात्मक शिक्षा, वहाँ पॉजिटिविटी नहीं है। शिक्षा तो जनमानस के कल्याण के लिए होती है, वो व्यक्ति को मानव बनाती है कि मानव के लिए वो काम करे। तो सकारात्मकता जब शिक्षा का अंग बनती जाके, तब व्यक्ति जो है वो शिक्षित कहलाता है। मोस्टली स्कूलों में ऐसा होता है, मेरे बचपने में भी मैंने देखा कि ये चीज़ कर लो, ये पढ़ लो या याद कर लो, मतलब वो कहते हैं ना रट्टू तोता। अभी भी ऐसा है कि ये आप ये चीज़ रट लो, ये हो जाएगा। देखिए, इसमें दो चीज़ कहता हूँ। आपने गणित का विषय पढ़ा, अब गणित विषय पढ़ने के बाद हमको उसका प्रयोग भी तो करना है। हमको प्रयोग नहीं सिखाया जाता। हमको केवल सवाल, अगर आपको अगर याद भी हो तो आपने सवाल अगर किए होंगे कि किसी एक काम को करने के लिए मजदूर अगर लगता है तो वो एक दिन में पूरा करता है। अगर उसी काम को करने के लिए 10 मजदूर लगा दिए जाएं तो कितने दिन में करेंगे? तो अगर हम वही है कि जो हमको पढ़ाया गया है, चाहे वो गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे आपका साहित्य हो, मैं हिंदी और अंग्रेजी की भी बात करूंगा, उसकी उपयोगिता पे हम नहीं विचार कर सकते। मानव को एक विवेकशील प्राणी कहा गया। मानव और पशु में अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर उसके विवेकशीलता का है। और हम विवेकशीलता विभिन्न मुद्दों पे कितनी इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और हम अपने विवेक को इस्तेमाल नहीं करते हैं। होता है कि जो मैंने पढ़ लिया, बस वो मैंने पढ़ा था, और प्रयास हमारा सिर्फ है कि हमको नौकरी मिल जाए, और बस अगर हमको पढ़ाने की मिल गई तो जो किताब में लिखा, वो पहले लोग कहते थे कि गुरुजी के जो नोट्स पढ़ने के समय बनाए गए थे, उन्हीं नोट्स के साथ वो अगली जहाँ वो शिक्षक बनने के बाद उन्हीं नोट्स से पढ़ाते रहते थे। तो अपना आपने क्या इस्तेमाल किया?
हमको अपना इस्तेमाल करने की जरूरत है ना, तभी तो हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। तो शुरू से एक ही फंडा जो अपने यहाँ पूरा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, चल रहा है कि बच्चा बड़ा होके गवर्नमेंट जॉब करेगा। अब वो पता अब वो उसका इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट जॉब की तरफ, ये उनको नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग से उसके ऊपर यही थोप दिया जाता है। तो इसके प्रति उन माता पिता के उनका जो रिएक्शन रहता है कि बच्चा बड़ा होके गवर्नमेंट जॉब करेगा, वो तो इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? देखिए, यहाँ तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसमें बच्चे की जो इनहेरेंट कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं, अंदर से उसकी जो क्षमताएं हैं उसके अनुरूप अगर काम करने दिया जाएगा तो बच्चा अच्छा करेगा। माता पिता और कुछ स्कूल में शिक्षक पढ़ाते वक्त भी बच्चे की क्षमताओं को समझ लेता। बच्चा कला बहुत अच्छी बना रहा, अब विज्ञान नहीं उसे है, उसका इंटरेस्ट है, विज्ञान में उसका इंटरेस्ट नहीं है, गणित में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन कला उसको आप दे दीजिए, आपका जैसे बैठे वैसे छोटा सा बच्चा वो बना देगा। तो वो उनके अंदर जो है अनुवांशिक, हम कहेंगे जन्मजात, उसके अंदर छिपी प्रतिभा है। तो इस प्रतिभा को समझने की आवश्यकता है। और क्या कलाकार के रूप में वो धनार्जन नहीं कर सकता? वो अपने व्यक्तित्व का भी विकास कर ले जाएगा और धन भी हो जाए। समाज में केवल नौकरी नहीं है कि, और सरकार ने भी, मैं तो कहूँगा कि हमारी वर्तमान सरकार ने इस चीज़ में बहुत कुछ लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किया है कि आपको ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी की तरफ रह जाएं, आप अपने व्यक्तित्व का विकास करिए, आप अपने अंदर अपनी क्षमताओं का विकास करिए और क्षमताओं के अनुरूप आप काम करके आप नौकर ना बन के नौकरी देने वाले बनने का प्रयास करिए। हमारे घरों में ये चीज़ें व्याप्त हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों में आजकल ये देखने को मिल जाता है और अभी भी ये है। तो उनमें ये किस प्रकार से बदलाव हो सकता है? देखिए, पुनः मैं वहीं पे आऊँगा कि मौलिक चीज़ हो जाती है वो शिक्षा। और शिक्षा आप जिसको कह रहे हैं कि नहीं, आप गांव में भी अगर देखेंगे, कुछ लोग तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। ये संभव है कि जिसका लड़का आईएएस ऑफिसर बन गया या जिसका लड़का प्रोफेसर बन गया है, उसकी माँ अशिक्षित हो। बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। हो सकता है पिता भी शिक्षित नहीं है, लेकिन वो शिक्षा के महत्व को समझता है। और जब वो बच्चा शिक्षक के पास पहुंचता है, हम भीमराव अंबेडकर जी की कहानी को ले लीजिए। भीमराव अंबेडकर को भीमराव बनाने वाले, अंबेडकर बनाने वाले उनके शिक्षक हैं। तो शिक्षक का महत्व बहुत अधिक है। जहां माता पिता नहीं समझ पाते हैं, वहां शिक्षक समझता है कि नहीं, ये बच्चा, आप इसको जबरदस्ती गणित पढ़ा रहे हो, ये तो बच्चा कला में अच्छा कर सकता है, ये तो बहुत अच्छी इसकी लेखन क्षमता है, ये पत्रकारिता में अच्छा जा सकता है। और वो उसको उसी हिसाब से फिर शिक्षण के अगर माता पिता मान लेते हैं। देखिए, शिक्षक के भी बंधन है, शिक्षक कह सकता है, समझा सकता है, लेकिन फिर भी माता पिता अगर नहीं उसकी बात मानते हैं तो शिक्षक पीछे हट जाता है। शिक्षक ही समाज का निर्माता है, इसलिए उसको राष्ट्र निर्माता भी कहा गया। तो शिक्षक भी, ये नहीं कि शिक्षक को भी कुछ समझ भी नहीं है। और शिक्षक पढ़ाते वक्त आज की डेट में तो मैं कहूँगा कि कहते हैं ना, रोबोट के माध्यम से शिक्षा प्रारंभ हो गई है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रारंभ में तो बच्चा बहुत अच्छा चल रहा, 6 में बहुत अच्छा, 7 में अच्छा, 8 में, और 9th में जाते जाते घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके कारण वो बच्चा नीचे चला जा रहा, नहीं आ रहा। तो वहाँ शिक्षक बच्चे को समझता है, उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को भी देखता है, फिर उसे मोटिवेट करके पुनः वापस रेंट पे आता है। तो ये सारी चीज़ें जो रोबोटिक कह दीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके माध्यम से नहीं की जा सकती। हमारी टीम फरकाबाद के गांव में पहुंची तो वहाँ के 10-10, 12-12 साल के बच्चे ड्रिंक किए हुए थे। उस गांव में मतलब शिक्षा का स्तर किस तरह है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा की तो कमी कहलाएगी, इसमें कोई शंका ही नहीं कि शिक्षा, 10-12 साल के बच्चे, मैंने कहा नकारात्मकता है। अगर कहीं वो शिक्षित भी हैं तो वहाँ नकारात्मकता है। जहाँ सरस्वती होगी वहाँ आवश्यकता अनुसार लक्ष्मी तो आएगी, और जहाँ लक्ष्मी ज़्यादा होगी वहाँ तो दुर्गुण भी आ जाएगा। और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तो हम नकारात्मकता में जाते हैं। अगर हम आतंकवाद की और अन्य चीज़ों की बात करें, चाहे हम गबन की बात करें, बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं कि लोग चोरी कर लेते हैं, तो किसके लिए? लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। और जहाँ सरस्वती होगी वहाँ तो लक्ष्मी आएगी। आपकी ज्ञान की पूजा तो होती है ना। जब तक आप मन से उसमें नहीं लगेंगे तब तक वो शिक्षा आपको मिल नहीं सकती। तो इसलिए इन सारी समस्याओं का जो समाधान मैं कहता हूँ, मैं तो मेरा यही है कि शिक्षक को भी अध्ययन करना चाहिए। शिक्षक समाज सुधारक भी है। समाज की जितनी विसंगतियां, समाज का हर व्यक्ति शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और बच्चा तो सिर्फ इतना ही जानता है कि गुरुजी हैं तो सब मालूम। अच्छा, ये बताइए, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, उसमें शिक्षा का स्तर बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा क्यों?
देखिए, दो चीज़ें इसमें मैं कहना चाहूँगा। आपने सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को कंपेयर किया है, तो जहाँ संख्या कम होती है वहाँ उसका मॉनिटरिंग अच्छी हो जाती है, और जहाँ संख्या ज़्यादा होती है वहाँ मॉनिटरिंग की भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। आज जिसे कहते हैं ना, हम लोग भौतिकवाद की तरफ बढ़ गए, तो शिक्षक भी इसमें कहीं ना कहीं से प्रभावित तो हो रहा है भौतिकवाद से। तो वो शिक्षक भी ये कोशिश ये करता है कि ये तो हमारा हो ही रहा है, हम अतिरिक्त में कहाँ जाएंगे। वो पता चला अन्य व्यापारों में, बिजनेसेस में भी लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ परसेंटेज है, लेकिन काफ़ी शिक्षक हमारा ऐसा है जो कि पूर्ण निष्ठा के साथ पढ़ाता है। इसलिए जो क्वांटिटी बढ़ी है, उस क्वांटिटी के कारण हमारी क्वालिटी का वो लेवल नहीं हो पा रहा। और अगर हम पब्लिक स्कूल्स की बात करें तो उनमें भी आज की डेट में अगर क्वांटिटी उनकी चूंकि बढ़ती जा रही, तो वो शिक्षा के स्तर वहाँ भी अप्रभावित होता चला जा रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कहूँगा कि कहीं बहुत अंतर है, लेकिन हाँ, पब्लिक स्कूल के बच्चों से जो हमारे सरकारी विद्यालयों के स्कूल के बच्चे हैं, वो भी बराबर की टक्कर लेने पे रहते हैं और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। अच्छा, ये जो इस समय मतलब ऑनलाइन जो पढ़ाई चालू हुई, जैसे यूट्यूब पे लोग आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, और अब बच्चे ने पता चला कहा कि उसको तो क्लास लेनी है, अब वो अपने कमरे में चला गया, वहाँ पढ़ाई तो कुछ और ही हो रही है। तो ये ऑनलाइन पढ़ाई जो स्टार्ट हुई है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आजकल की जो बच्चे हैं? आज के समय में शिक्षा को हाइब्रिड एजुकेशन का नाम दिया गया, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का मतलब है दोनों, एक नहीं है। और जो केवल ऑनलाइन में रह गया वो चीज़ वो प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ऑनलाइन पे अगर हम करेंगे, यूट्यूब पे तो इतने सारे शिक्षक, इतने सारे चैनल हैं, कौन क्या चीज़ इतनी कंट्रोवर्सीज आ जा रही है, आप किसको समझ पाओगे। और जब शिक्षक से हम सामने बैठ के बात करते हैं, जब क्लास में बात होती है, तो वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को भी ले लीजिए और आप उनको वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को समझा देता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन को मैं तो व्यक्तिगत रूप से उतना पसंद नहीं हूँ। शिक्षाविद होने के नाते मतलब आपके हिसाब से एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? क्योंकि शिक्षक तो बच्चे के लिए माता पिता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ दोनों चीज़ें हैं, केवल शिक्षक के बस का नहीं है कि बच्चे की शिक्षा पूर्ण करा सके। बच्चा कितने घंटे स्कूल में रहता है? 4 से 5 घंटे, इससे ज़्यादा तो नहीं रहता। 24 घंटे में जहाँ 5 घंटे रहेगा, 19 घंटे कहाँ पे है? वो घर पे है ना। तो दोनों माहौल संभालने पड़ेंगे। मैंने कहा कि अशिक्षित माँ हो सकती है, लेकिन अपने बच्चे की शिक्षा के प्रति वो जागरूक है। हम लोग जाते हैं गांव में, हम लोग देखते हैं, पूछते हैं कि पता चला है कि तुम्हारा बच्चा आज स्कूल नहीं आया है, कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया। जब तुम्हें यही नहीं मालूम कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तो बच्चा कैसे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएगा? तो बच्चे की शिक्षा के लिए अनिवार्यता हो जाती है कि विद्यालय के साथ साथ घर का भी माहौल सुधरे। घर के भी माहौल पे ध्यान देने की जरूरत है। जब घर में कौन माहौल संभालेगा? माता पिता संभालेंगे। ठीक है, वो संभव हो सकता है कि आपको गणित नहीं आती, आपको पढ़ाना नहीं आता, आपको हिंदी भी नहीं आती है, लेकिन इतना तो आपको आता है कि आपका बच्चा बैठ के पढ़े। एजुकेशन को आप ज्योतिष से किस प्रकार से जोड़ते हैं? देखिए, हमारा ज्योतिष को बहुत सारे लोग तो उसको वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, कहते हैं कि वो क्या पंडितों का खेल है। मैं तो वही से सहमत नहीं हूँ, है ये तो ज्ञान का क्षेत्र है। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी 2 वर्ड हो जाते हैं ना जी। और क्या बिना नक्षत्र विज्ञान के आज की डेट में जितने भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के चल सकते हैं? हम यहाँ बैठे हैं और कॉल कहाँ कर रहे हैं? अमेरिका में कर रहे हैं, हम जापान में कर रहे हैं। कौन सा तार जुड़ा हुआ है? कोई तार नहीं है, वेव्स के माध्यम से तो है, सब वेव्स के माध्यम से। यहाँ से हमारे जो हम कहते हैं ना, पहले भी यही कहा जाता था कि हम जो बोल रहे हैं, मेरा एक एक शब्द तो ब्रह्मांड में सदैव के लिए रहेगा, और जो क्षमता होगी वो उसको कलेक्ट कर सकता है। अच्छा, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, तो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी कर रही है, उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। तो युवा पीढ़ी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, युवा पीढ़ी की बात मैं कहूँगा, जहाँ तक आपका विद्यार्थी जीवन है, तो आपको अपना लक्ष्य केंद्रित कर लेना चाहिए वो शिक्षा के लिए, और आप पहले अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद फिर समाज के लिए आपके पास काम करने के लिए रहेगा। और ये मानवीय स्वभाव है। मैंने कहा कि शिक्षा में या व्यक्ति में नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों होती हैं। जिसके अंदर नकारात्मकता अंदर है वो नेगेटिव चीज़ें डाल के चलता है, और जो सकारात्मक है वो पॉजिटिव लेके चलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अच्छे पढ़ने वाले या अच्छे घरों में पता चला है कि उनके घर में टीवी है ही नहीं,
है, पता चला मोबाइल का उन्हें पता ही नहीं, मोबाइल में हाँ ठीक कहीं कि होता है कि क्लास में है कि क्लास का कोई आएगा उतना देख रहे हैं, बाकी उनसे कोई मोबाइल में क्या चीज़ है, फीचर्स, मोबाइल के फीचर्स, इतने फीचर्स में क्या उपयोग करते हैं। सामान्यता ही तो हम लोग बात करने में इस्तेमाल करते हैं, बाकी कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। पूर्ण विकास के लिए अपने लक्ष्य पे केंद्रीकृत करना पड़ेगा। जब तक अपना लक्ष्य केंद्रीकृत करके और जब तक आपकी सोच नहीं विकसित होगी और जब तक आप अपना स्वप्न नहीं देखोगे हमें क्या बनना है, क्या करना है, तब तक आप सोचोगे ही कहाँ। ये सबसे बड़ी कमी हमारे अभिभावकों की भी है, माता पिता की भी है। बहुत जगह सर ऐसा भी होता है कि अब माता पिता कह सकते हैं कि उनको जानकारी नहीं है क्योंकि वो शिक्षित नहीं है उतना, इसलिए तब भी सारी चीज़ों की दिक्कतें होती हैं। शिक्षा, मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ, शिक्षा की बहुत जरूरी आवश्यकता नहीं, समझ की आवश्यकता। माता पिता अशिक्षित हो सकते हैं लेकिन समझदार हो सकते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, अगर समझदार है तो उनका बच्चा निकल जाएगा। बहुत सारे शिक्षित माता पिता जिनको मैं कहूँगा कि BA MA करके वो शिक्षक भी बन गए हैं, वो भी अपनी समझ को अगर विकसित नहीं कर रहे, अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनके बच्चे भी रह जाते हैं। फिर अपने आप को अपडेट भी तो रखना पड़ेगा। सर आपने कोई ऐसा प्रयास जो अपने क्षेत्र में किया हो और उसका बच्चों पर अधिक प्रभाव पड़ा हो? देखिए, इसमें हमने किया है अपने क्षेत्र में, विद्यालय से जो जुड़ा हुआ हूँ, उसमें बच्चों पे हमने पढ़ने पे ज़्यादा फोकस कराया है कि जिससे इसको हम लोग मिशन भी लेके चले हैं कि मिशन पढ़ना है रोज़। दिक्कत ये रहती है कि बच्चे स्कूल में तो पढ़ते हैं, घर पे नहीं पढ़ते। जाने के बाद किताब फेंकी और खेलने निकल गए या खेत पे निकल गए, कहीं निकल गए। उसके लिए हम लोगों ने घर तक ट्रैक करने का प्रयास किया, अभिभावकों से भी मिलने का प्रयास किया। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊँगा कि मुझे वाकई बड़ा आश्चर्यजनक महसूस हुआ। शिक्षक की ताकत कितनी होती है कि लड़की भी अपने बाबा दादी मम्मी से लड़ने और मार पिटाई करने और गाली देने को तैयार, और हम लोग पहुंच गए। आप पहुंच गए, बताओ हाँ कोई दिक्कत है, पढ़ती है नहीं पढ़ती, एक ही सवाल रहता है कि ये बच्चे पढ़ती है आपकी या नहीं पढ़ती है, वो पूछ रहे हैं। तो वहाँ शिकायतों की, अभिभावकों की शिकायतों का, ये ऐसा करती वैसा करती, गाली देती है। हम लोगों ने उसको केवल समझाया नहीं बेटा, दोबारा हम आएंगे तो हमें ये शिकायत मिलनी नहीं चाहिए और मुझे ये मिलना चाहिए कि हाँ तुम पढ़ती हो। और वास्तव में जो माता पिता को तो गाली गलौज कर सकती थी, लेकिन उसी बच्ची ने अपने आप को सुधारते हुए उनका भी सम्मान प्रारंभ किया और पढ़ना भी प्रारंभ किया और बच्चे ने काफ़ी सुधार किया। हमने ये डिसाइड किया कि आपकी स्कूल में अगर छुट्टी 3 बजे हो जा रही है तो आप 4 बजे तक आप रेस्ट लें, खाएं पिएं, आराम करें। 4 से आप 6 पढ़ें, फिर 6 से 7 फिर आप बाहर खेलें और 7 बजे के बाद फिर कम से कम 10 बजे तक आप पढ़ेंगे और 10 बजे के बाद आप सो जाइए। सवेरे 4 से 5 बजे जब आप उठते हैं तो फिर आप विद्यालय, अगर आपको 7 बजे 8 बजे आना है तो उससे पहले 1-1.5 घंटे आप उसको पढ़ेंगे। तो ये चीज़ों का वाकई में मैंने आपको कहा ना कि जब तक वातावरण नहीं सुधरेगा, वातावरण केवल विद्यालय से नहीं होगा, वातावरण हमें घर का भी सुधारना होगा। और जब घर का वातावरण सुधर जाता है तो बच्चे आपकी कल्पनाओं के परे जाके इस बच्चों में सुधार होता है। और मैंने इसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मिलवा भी सकता हूँ उन बच्चों से जो कि बच्चे वाकई में हिंदी नहीं पढ़ना चाहते थे, वो सारी चीज़ें स्वयं कर ले। और जिसका गार्जियन, चाहे पब्लिक हो चाहे हमारे परिषदीय विद्यालय हो, जहाँ गार्जियन सचेत नहीं है, समझदार नहीं है, वहीं बच्चे रह जाते। नहीं, बच्चे तो निकल जाएंगे। बच्चों में ऊर्जा है, असीम ऊर्जा। अब उस ऊर्जा को हमें इस्तेमाल करना है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत